गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। यह डिक्टेशन 100 से 120 शब्द प्रति मिनट की होगी, तो आप लोग इसे अच्छे से लिखें और ट्रांसक्रिप्ट करें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चुनाव का आगाज होते ही देश में विभिन्न शक्तिशाली समूहों का सक्रिय होना जितना स्वाभाविक है, उतना ही विचारणीय भी। इस संदर्भ में गुरुवार को न्यायिक बिरादरी में जिस तरह की सक्रियता देखी गई है, उसने सहज ही सबका ध्यान खींचा है। अव्वल तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित पूरे भारत से 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर चिंता जताई है। चिंता यह है कि एक समूह अपने पक्ष में ऐसे दबाव बना रहा है जिससे न्यायपालिका की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। वकीलों के इस बड़े समूह ने देश के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने, अदालती फैसलों को प्रभावित करने और निराधार आरोपों और राजनीतिक एजेंडे के साथ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल करने के प्रयास करने वाले निहित स्वार्थी समूह की निंदा की है। कुल मिलाकर सर्वोच्च अदालत को यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि वह किसी दबाव में फैसले न ले। यह गौर करने की बात है कि इन दिनों कुछ राजनेता कटघरे में खड़े हैं और उन्हें बचाने के लिए वकीलों का एक समूह सक्रिय है। यह हमारी न्याय व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। वकीलों के इस पहले समूह के खिलाफ वकीलों का दूसरा समूह सक्रिय हुआ है, तो वकीलों के पहले समूह की ओर से जवाब आ चुका है। वकीलों के बीच परस्पर आरोप प्रत्यारोप भी काफ़ी गंभीर व दुखद हैं। उनमें न पड़ते हुए हमें यह देखना चाहिए कि क्या वाकई कुछ वकील मिलकर न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारी न्यायपालिका में यह तथ्य नया नहीं है कि बड़े लोगों को मामलों में अक्सर बड़े वकील ही सामने आते हैं और वकीलों के बीच आय की असमानता से भी यही पता चलता है कि सक्षम लोग न्याय पाने में दूसरों से कुछ ज़्यादा संभावना रखते हैं। वकीलों का परस्पर द्वंद्व भी इसी ओर इशारा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि न्यायमूर्तियों को नामी वकीलों या रसूखदार आरोपियों के सामने समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और हमारे न्यायमूर्ति ऐसा ही करते हैं। फिर भी कहीं शिकायत की गुंजाइश रह जाती है और कुछ वकीलों को मिलकर ऐसे पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पत्रों की आलोचना नहीं की जा सकती, किंतु ऐसे पत्र विशेष रूप से न्यायमूर्तियों से ज़्यादा सजगता व संवेदना की मांग करते हैं। लोकतंत्र में किसी दिशा से किसी मांग का उठना गलत नहीं है, पर ऐसी मांगों की पूर्ति संविधान के सुस्थापित दायरे में ही होना चाहिए और ज़्यादातर होती भी है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी उल्लेखनीय है। उन्होंने
एक तरह से 600 वकीलों के पत्र के अनुकूल टिप्पणी की है और यहाँ तक कह दिया है कि धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। मतलब चुनावी मौसम में यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले कुछ दिनों तक बहस जारी रह सकती है। मामला वाकई गंभीर है। ध्यान रहे 600 वकीलों के पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगढ़ंत सिद्धांत के बारे में भी चिंता जताई गई है, जिसके तहत न्यायिक पीठों की संरचना को प्रभावित करने और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का प्रयास शायद नया नहीं है। ऐसे में यह जरूर कहना चाहिए कि देश में किसी भी स्तंभ या सांविधानिक संस्था का भाव दोहन नहीं होना चाहिए। होना वही चाहिए जो संविधान की रोशनी में सही हो। ब्रिटेन की छत्र छाया में रहने वाले देशों के समूह को पहले ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य ही आगे चलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बना और अब ब्रिटिश शब्द हटकर केवल कॉमनवेल्थ रह गया है। कॉमनवेल्थ का भावी रूप अभी अस्पष्ट है। उसको निश्चित करने का प्रयास पिछले कुछ समय से चल रहा है। गत वर्ष डोमिनियन प्रधानमंत्रियों का एक सम्मेलन लंदन में हुआ था। उसकी कार्रवाई गोपनीय रखी गई थी। अब फिर वैसा ही सम्मेलन लंदन में बुलाया गया है, जिसके अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होने की आशा है। यही अभी ज्ञात नहीं कि इस सम्मेलन के विचारणीय विषय का क्या होंगे। प्रस्तावित कॉमनवेल्थ सम्मेलन के संबंध में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक अनुमान का कहना है कि कॉमनवेल्थ का भविष्य भारत के रुख पर निर्भर करता है। भारत को साथ रखने और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए कॉमनवेल्थ के अधिकतर देश काफ़ी उत्सुक प्रतीत होते हैं। भारत की विधान परिषद तय कर चुकी है कि भारत सार्वभौम प्रजातंत्र राष्ट्र होगा। इसी आधार पर भारत का विधान बनाया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि आगामी अगस्त तक विधान परिषद भारत के भावी राजनीतिक दर्जे पर अपनी अंतिम मुहर लगा देगी। आयर भी अपने को प्रजातंत्री राष्ट्र घोषित कर चुका है। प्रश्न यह है कि भारत और आयर जैसे प्रजातंत्री देश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत कैसे रह सकेंगे, जहां ब्रिटेन के राजा के छत्र को उसकी एकता का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेज समय के अनुसार अपने को ढाल लेने में काफ़ी कुशल हैं और यदि वे भारत, पाकिस्तान, लंका आदि अश्वेत राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ की परिधि में रखना चाहेंगे तो वे कोई न कोई ऐसा नुस्खा ढूंढ निकालेंगे जिसके अनुसार यह संभव हो सके। ब्रिटेन के राजा के प्रति अंग्रेजों को जो भावना रही है उसके मूल में साम्राज्य की रक्षा का उद्देश्य ही प्रधान था। साम्राज्य का सूर्य तो अस्त हो चुका, अब तो पुराने संबंधों को नए ढांचे में ढालना है ताकि उससे जितना संभव हो उतना लाभ उठाया जा सके। समान आदर्शों की रक्षा और पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रिटेन के राजा को प्रतीक मानने वाले और सार्वभौम प्रजातंत्री देश दोनों कॉमनवेल्थ संगठन में रहने के लिए निमंत्रित किए जा सकते हैं। थैंक यू।